श्रीचंद शर्मा उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम रणथंबोर रोड सवाई माधोपुर। कक्षा 9 हिंदी। कल व्याकरण से संबंधित बातें हमने पढ़ी। आज हमारा जो प्रकरण आएगा, आज का जो हमारा मुख्य विषय रहेगा प्रेमचंद के फटे झूठे, जो आपके पाठ के अंतर्गत मौजूद है। प्रेमचंद के फटे झूठे। प्रेमचंद के फटे झूठे आपका यह एक पाठ है। पाठ जो आपका है, कौन सा पाठ आपका? छठा पाठ आपका यह प्रेमचंद प्रश्न जो हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित है। पाठ 6 है, हरिशंकर परसाई जी द्वारा ये रचित है। इसमें प्रेमचंद के जीवन के बारे में हमने जाना कि प्रेमचंद का जीवन किस प्रकार से उनका गुजरा हुआ था, उनका जीवन कैसा था। एक सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति, सादे जीवन के अंदर कार्य करने वाले व्यक्ति थे और प्रतिदिन अपने पहनावों को लेकर के, अपने पोशाकों को लेकर के वो चिंतित नहीं होते थे। जैसा भी उनको पहनने को मिल जाता था वैसा वो पहनने लग जाते थे और उनके अंदर किसी प्रकार की कमी में देखने को नहीं मिलती। सादा जीवन उनका होता था। इसमें व्यंग्यात्मक भावना यह दिखाई गई कि टोपी, व्यंग्य क्या बताया गया था कि टोपी एक सम्मान का विषय बताया है कि टोपी एक सम्मान का प्रतीक है, जूता जबकि सामर्थ्य यानी अधिकार का प्रतीक बताया गया है। इसके अंदर जो बात हमने को देखना है कि टोपी एक सम्मान का प्रतीक है। जब इसको एक बात जाना है, जो टोपी थी वो सम्मान, यानी कि जब हमारे सिर पर पगड़ी होती है, टोपी होती है, तो उसको हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। जब हमारी पगड़ी या टोपी सिर से नीचे होती है तो हम कहते हैं कि हमारा सम्मान नीचे हो गया है, हमने सम्मान को उतार के किसी के यहाँ रख दिया है। और जब जूता होता है, जूता अपना जो अधिकार है, उस अधिकार के विषय पर जूते के बारे में बताया कि हमारा जो जूता है हमारा अधिकार है। उस अधिकार को लेकर के उन्होंने व्यंग्य के रूप में कहा कि जूता हमारा अधिकार है, हमारे सामर्थ्य का प्रतीक है। इस प्रकार से विज्ञान होते इन चीजों को प्रतीक, यानी टोपी का प्रतीक तो सम्मान बताया गया है और जूता का प्रतीक अपना अधिकार को बताया गया है। सम्मान यानी अधिकार, सामर्थ्य को बताया गया है। इस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद जी के जो पाठ हमने पढ़ा, लेकिन हरिशंकर परसाई जी ने ये उन्होंने व्यंग्य तौर पर ये बात हमसे कही थी। इस बात को हमें पूर्ण रूप से जानना है, सीखना है। इस पाठ में दोनों चीजों, जूता और टोपी, दोनों बातों को लेकर के इसमें मुख्य बात को समझाया गया, मुख्य बातें इसके अंतर्गत बताई गई है और इन बातों को हम आगे बढ़ना चाहते हैं। पाठ के अंदर और इससे संबंधित बातें भी हमारे अंतर्गत आई हुई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुहावरे इस पाठ के अंदर भी आए हुए हैं। उन मुहावरों का प्रयोग करके हम आसानी से जान सकते हैं कि पाठ के अंदर और कौन कौन सी मुख्य बातों का समावेश किया गया है। जैसे यहाँ पाठ में आया हुआ था कि मुख्य पाठ की मुख्य मुहावरा आपको बताता हूं मैं। इसके अंदर पहला जो आया कुर्बान होना, यानी कि बलिदान होना। बलिदान होना, कुर्बान होना, बलिदान होना, अपने आप को न्यौछावर कर देना किसी कार्य को लेकर के, या न्यौछावर यानी कि भारतवासी अपने देश के लिए बलिदान हो गए, अपने देश के लिए क्या हो गए? न्यौछावर। न्यौछावर किसी भी तरीके से हम इसको आसानी से व्यक्त कर सकते हैं, बलिदान होना या न्यौछावर होना। तो भारतवासी अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए न्यौछावर हो गए, बलिदान हो गए, अपना जीवन उन्होंने त्याग दिया था। दूसरा आया था ठोकर मारना। ठोकर मारना, ये भी एक मुहावरा
इसके अंतर्गत पाठ के अंतर्गत आया हुआ था। ठोकर मारना यानी कि किसी चीज को चोट पहुंचाना, चोट मारना या अपमानित करना, इसको हम कह सकते हैं अपमानित करना। किसी का अपमान करना, किसी का चोट पहुंचाना, किसी को ठेस पहुंचाना, ये बात हमारी समझ में आती है। व्यक्ति किसी के दुख को देख करके हम बातों से उसके किसी व्यक्ति के दुख को देख करके, किसी व्यक्ति कार्य को देख करके हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत सुख भोग की लालसा को ठोकर मारने वाले ही महान पुरुष माने जाते हैं। इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं। अब पहला तो कुर्बान होना, दूसरा है ठोकर मारना। अब पहाड़ फोड़ना, जैसे तीसरा इसमें आया था पहाड़ फोड़ना, यानी कि जो मुसीबतें होती हैं, बाधाएं होती हैं, उन बाधाओं से हटना, उन बाधाओं से दूर होना, यानी कि बाधाएं नष्ट करना। बाधाएं यानी कि मुसीबतें नष्ट करना। अरे परेशानियां होती, बाधाएं होती, मुसीबतें होती है, परेशानियां होती है, उनको हम किस प्रकार से दूर करना चाहें। तो यहाँ कहा उन्होंने पहाड़ फोड़ना, अर्थात जो बाधाएं हैं वो बाधाओं को दूर करना। जैसे नदी का पानी है, अब नदी पहाड़ों से निकलते हुए समुद्र मैदानों की ओर बहती हुई चली जाती है, और रास्ते में आने वाले जो बड़े बड़े जो चट्टान है, बड़े बड़े जो पत्थर है, वो उसके बाधाएं बन जाते हैं, लेकिन वो उनको फोड़ती हुई, बाधाओं को नष्ट करती हुई वो आगे बढ़ती हुई चली जाती है। तो इसलिए कहा कि नदियों की तरह पहाड़ फोड़ करके आगे बढ़ने वाले लोग हमेशा प्रकृति की ओर बढ़ते हुए चले जाते हैं। इस बात का इस प्रकार से ध्यान रखना होता है। फिर यहाँ चौथा जब मुहावरा इसके अंतर्गत देखते हैं कि हौसला पस्त होना, हौसला पस्त होना। अब यहाँ हौसला किसी को आया हुआ है कार्य करने के लिए, हौसला पस्त होना यानी कि उसके जीवन का उत्साह कम होना। हौसला पस्त होना यानी कि उत्साह कम होना, ये इस मुहावरे का अर्थ बन जाता है। इसका, इस मुहावरे का। अब जैसे आज निरंतर बढ़ती हमारी महंगाई के कारण व्यक्तियों के हौसले पस्त हो गए हैं, इस प्रकार का भाव इसमें व्यक्त होता है। इसका मुहावरा का जो प्रयोग है इस प्रकार से समझ में आ जाना चाहिए। जैसे टीला खड़ा होना, ये भी आया हुआ था इसमें, टीला खड़ा होना, ये बात इसके अंतर्गत आई होती है। टीला यानी कि जब रास्ते में बाधा खड़ी हो जाती है, कोई बहुत बड़ी बात समझ में आ जाती है, यानी कि रुकावट जब आ जाती है, टीला खड़ा होने का अर्थ होता है रुकावट आना, रुकावट आना। इस प्रकार से हमें समझना होता है कि जब रुकावट आने लगती है, किसी चीज में बाधा आने लगती है, तो हम इस चीज को समझ सकते हैं कि वर्तमान में मानव सभ्यता के विकास के अंदर, वर्तमान में मनुष्य की सभ्यता का जो विकास होता जा रहा है उसके मार्ग में अनेक बाधाएं आती है, रुकावट आने लगती है। अरे व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त जब करता है तो प्राप्त करने में उसके मार्ग में अनेक प्रकार की मुसीबतें आती हैं, रुकावटें आती हैं, कीड़े खड़े होते हैं, इन चीजों को हमें समझना होता है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इस तरीके से इस पाठ के अंदर ये 5 मुहावरे आए हुए हैं। एक तो कुर्बान होना, इसका अर्थ होता है बलिदान होना या न्यौछावर होना। दूसरा है ठोकर मारना, अपमानित करना। तीसरा है पहाड़ फोड़ना, बाधाएं नष्ट करना। चौथा है हौसला पस्त होना, अर्थात अपना उत्साह कम करना। और पांचवा है टीला खड़ा होना, अर्थात रुकावट आना, मार्ग में रुकावट आना। इस प्रकार से जो 5 ही मुहावरे इस पाठ के अंतर्गत आए हैं, ये आपके महत्वपूर्ण है, इनको आप अपनी कॉपी में भी लिखना। फिर इन मुहावरे के बाद मुंशी प्रेमचंद ने अपने पाठ के माध्यम से हमें क्या बताना है कि कोशिश की, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी इसके अंतर्गत बताए गए हैं, हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इस पाठ में मुंशी प्रेमचंद जी ने लेखक के अनुसार हम क्या जानना चाहें,
ये बात हमको सीखनी होती है। तो लेखक ने क्या बताया हमें कि फटे जूते नामक पाठ के अंदर किसका इसके अंतर्गत मुख्यतः किन किन चीज़ों का वर्णन किया गया है। और वे जब फोटो खिंचवाने चले गए थे तो चाहे उनके जूते फटे हो चाहे धोती फटी हुई थी, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी दूसरे से कोई भी वस्तु उधार नहीं ली और बिना उधार लिए ही अपनी जैसी स्थिति है वैसी स्थिति में अपना फोटो खिंचाने के लिए वो तैयार रहते थे। तो इस प्रकार से दूसरे से कोई चीज को नहीं मानना। तो प्रेमचंद की जो व्यंग भरी जो मुस्कान को देख करके लोगों का जो मन था वो बड़ा ही उत्साहित हो जाता था। कभी भी वे अपने जीवन को रूढ़िवादिता विचारधाराओं में नहीं डालते थे, उस रूढ़िवादिता विचारधारा से हमेशा ही अलग रहते थे। तो इस पाठ में हम बहुत सारे ऐसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अब विस्तार से जानेंगे। मुंशी प्रेमचंद के आधार पर हम जान लेते हैं मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन में किस प्रकार से श्रेष्ठ कार्य किए थे। तो इस निबंध प्रेमचंद के फटे जूते जो शीर्षक निबंध है, इस निबंध में हरिशंकर प्रसाद ने प्रेमचंद के जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व को सादगीपूर्ण के साथ साथ एक रचनाकार की सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की जो प्रवृत्ति है उस आज की दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर पूरा पूरा व्यंग किया है। व्यंग्य अर्थात निंदा करना। तो इस प्रकार का जो उन्होंने भाव उन्होंने अपने जीवन के अंदर बताया था। सामान्य भाषा के प्रयोग चाल के अंदर उन्होंने प्रयोग किया है, अपनी भाषा के अंदर कठिन भाषा का प्रयोग नहीं किया है, आसानी से समझ में आ जाती है। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में मैंने आपको बताया था कि पाठ के अंदर कुछ ऐसे प्रश्न आए हमारे जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से भी हम उनको सीखना चाहेंगे। पहला प्रश्न अब आया है कि लेखक के अनुसार, पहला प्रश्न बनकर के क्या आया कि लेखक के अनुसार किसका महत्व नहीं समझते। लेखक के अनुसार किसका महत्व है? लेखक के अनुसार प्रेमचंद जो थे वो किसका महत्व नहीं समझते थे। लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसका महत्व नहीं समझते थे। क्या आएगा यहाँ? प्रेमचंद। लेखक के अनुसार प्रेमचंद जो थे वो किसका महत्व नहीं समझते थे। कौन? यानी जो प्रेमचंद थे वो किसका महत्व नहीं समझते थे। ये प्रश्न हमारा बन गया है। हमें ये बात को जानना है कि प्रेमचंद किसका महत्व नहीं समझते थे। अब यहाँ वो जूते भी पहने हुए थे, क्या उसका महत्व नहीं समझते थे? वो पोशाक भी थे, नहीं। यानी कि अपना जो फोटो खिंचवाना है किसका महत्व नहीं समझते? फोटो खिंचवाने का। तो यहाँ उत्तर बनता है कि जो फोटो वो बनवा रहे थे, फोटो तैयार करवा रहे थे, वो उनका किसी भी तरीके से फोटो का किसी भी तरीके से महत्व नहीं समझते थे। वो महत्व नहीं जानते थे कि मुझे भी किसी चीज के लिए फोटो खिंचवाने, जैसी स्थिति उनकी थी वैसे स्थिति से वो फोटो खिंचवाने लगे थे। वो किसी तरीके से कहा कि फोटो का वो अपना जीवन महत्व नहीं रखते थे, जैसे थे वैसे ही वो बने रहना चाहते थे। अब फोटो खिंचवाने के लिए आज हमारे समाज में देखते हैं फोटो खिंचवाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। अरे अपने आप को सुंदर दिखने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए औरों से वस्तु मांग करके तैयार हो जाते हैं और फोटो खिंचवाने के लिए तैयार रहते हैं। तो फोटो खिंचवाने के लिए लोग क्या उधार मांग लेते हैं। हमारा प्रश्न बनता है कि फोटो खिंचवाने के लिए लोग क्या तक उधार मांग लेते हैं। यानी कि पाठ में आया दूसरों की बीवी होती है उसको तब भी हम उधार में मांग लेते हैं। दूसरे की बीवी अर्थात पत्नी है, हमें अकेला है, मेरा किसी का साथ भी चाहिए तो वह फोटो खिंचवाने के लिए यहाँ तक भी उस चीज को उसको भी मांग लेता है। ऐसा स्थिति में हम आ जाते हैं। अब आगे बनता है कि प्रेमचंद क्या कहलाते थे। समाज में हमारे जो प्रेमचंद है वो क्या कहलाते थे, कैसे प्रेमचंद की जीवन। तो कहा कि प्रेमचंद महान कथाकार कहलाते थे। उत्तर बनता है प्रेमचंद महान कथाकार कहलाते थे। प्रेमचंद थे वो अपनी जिंदगी के महानतम वो कलाकार कहलाते थे, कलाकार कहलाते थे। अगला आता है लेखक का हौसला किसे देख करके पस्त हो जाता। जो लेखक का हौसला है कार्य करने के लिए वो किस चीज को देख करके वो पस्त हो जाता था। तो प्रेमचंद की व्यंग भरी मुस्कान, इसका उत्तर आता है प्रेमचंद की
व्यंग भरी मुस्कान। ध्यान रखना, प्रेमचंद जी की जो व्यंग से भरी यानी निंदाओं से भरी हुई जो मुस्कान है उसको देखकर, मुस्कान देखकर लेखक का हौसला पस्त हो जाता था। लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने किन्हें ठोकर मारी थी? लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने अपने जीवन में किन्हें ठोकर मारी थी? उन्होंने समाज के अंदर जो रूढ़िवादिता विचारधारा के लोग हैं, सामाजिक कुरीति वाले लोग हैं और परंपराओं वाले लोग हैं, रूढ़िवादी विचारधारा किन किन को ठोकर मारी उन्हें? तो हमारे एक प्रश्न मार्क उठा, जो रूढ़िवादिता को कार्य कर रहे हैं बेचारे, जो अंधविश्वास में रहते हैं, ऐसे जो रूढ़िवादी लोग हैं, तो रूढ़िवादी विचारधारा, रूढ़िवादी विचारधारा वाले लोगों को, जो रूढ़िवादी यानी अंधविश्वास रूढ़िवादिता जो लोग होते हैं उनकी विचारधाराओं से संबंधित को उन्होंने दूर करने के लिए चाहा था। परंपराओं को, परंपराओं जो हमारे समाज की परंपराएं बनी हुई थी उन बुरी परंपराओं की खातिर वो हमेशा दूर रहते थे। सामाजिक कुरीतियों को, दूसरी बात समझ में आती है कि जो सामाजिक कुरीतियां हैं, सामाजिक कुरीतियों को, समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों से दूर रहने के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहते थे। तो क्या बात उन्होंने बताई थी? समाज के अंदर जो रूढ़िवादी विचारधारा वाले हैं, जो रूढ़िवादिता जो विचारधारा वाले लोग हैं उनसे दूर रहना, जो बुरी परंपराएं हैं, बुरे जो कार्य हैं उन परंपराओं से दूर रहना, और सामाजिक जो कुरीतियां उन सामाजिक कुरीतियों से अलग हट करके रहना। इस प्रकार से लेखक साहब प्रेमचंद ने इन चीजों को ठोकर मार दिया, समाज से इनको हटाने के लिए प्रयास किया। उन्होंने कहा कि मुझे इन चीजों की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो इन चीजों से ही दूर रहना है। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। बाकी में टीलों से लेखक का क्या तात्पर्य है? यहाँ जो टीला शब्द आया हुआ है, लेखक का इस टीला शब्द से क्या तात्पर्य है? अर्थात जो बुराइयां हैं, इससे टीला का मतलब बुराइयां से, बुराइयां, समाज के अंदर जो बुराइयां फैली हुई हैं, जो बुरी बात फैली हुई है, उन बुराइयों से दूर रखना, उन बुराइयों से कार्य करना। तो कहा कि हमारे समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं उनसे हमें डटकर मुकाबला करना है, उनसे दूर रहना। इस प्रकार के कार्य उनके अंदर मौजूद थे। फिर आता है प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ में लेखक ने किसका वर्णन किया है? पाठ के अंदर लेखक ने किसका वर्णन किया है? लेखक ने केवल क्या है तो प्रेमचंद का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? प्रेमचंद। फिर आता प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के, जो उन्होंने बताया था कि प्रेमचंद के फटे जूते पाठ है, उसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई। इस प्रकार से पाठ के अंदर ये जो 8 छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा में आ भी जाते हैं। तो इन चीजों का हमें समझना चाहिए। इसके बाद जैसे मान जाए कि तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। कौन? प्रेमचंद जी कभी भी अपने जीवन में फोटो के महत्व को नहीं समझते थे। और जब टोपी के बारे में आई तो टोपी 8 आने में मिल जाती थी, लेकिन कितने में मिलो, लेकिन 8 आने में, लेकिन उस टोपी को वो प्राप्त नहीं करना चाहते। तुम्हारी जो यह मुस्कान जो है वो व्यंग, जो मुस्कान मेरे हौसले को पस्त कर देती है। इस प्रकार के वाक्य उसके अंतर्गत आए हुए थे। और जो सभी नदियां पहाड़ थोड़ी फोड़ सकती हैं, कुछ नदियां ऐसी भी होती हैं जो बेचारी अपने रास्ते को, कठोरता अधिक ज्यादा आती है तो वो अपना रास्ता भी बदल लेती है। ये बात भी हमें इसके अंतर्गत जाने। प्रेमचंद ने संघर्ष करके अपना आत्मबल बचा लिया था। सबसे महत्वपूर्ण पाठ
बात आई है पाठ के अंदर कि मुंशी प्रेमचंद ने संघर्ष करके अपना जो आत्मबल है उस आत्मबल को पूर्ण रूप से बचा करके रखा था। अगर उनका आत्मबल खो जाता, आत्मबल चला जाता, तो समाज के अंदर व्याप्त जो बुराइयां हैं, रूढ़िवादिता है, परंपराएं, सामाजिक कुरीतियां, वो उनमें अगर लिप्त हो जाते तो वो आज महान व्यक्तित्व उनका नहीं बनता, महान व्यक्ति नहीं बनते, महान जीवन उनका नहीं बनता। वो इन चीजों से लिप्त होकर के वो अपनी महानता को खो देते थे, अपनी अच्छाइयों को खो देते, अपने जीवन के अंदर जो नैतिकता थी, अपने जीवन के अंदर जो सादगीपूर्ण जीवन था, उस सादगीपूर्ण जीवन को वो खो देते। तो उन्होंने इन चीजों से दूर रहने के लिए हमेशा दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मुझसे दूर रहना। यही कारण है कि प्रेमचंद ने संघर्ष करके अपने आत्मबल को मजबूत कर लिया था। इस पाठ के अंदर ये बात आपको महत्वपूर्ण रूप से बताई गई थी। और इस पाठ के अंदर मुंशी प्रेमचंद का जो जीवन है वो बड़ा ही महत्व का बताया गया है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन के अंदर कहानीकार के व्यंग्यात्मक रूप में उन्होंने कार्य किया है। भारतीय जीवन के अंदर जो पाखंड है, भ्रष्टाचार है, अंतर विरोध है, बेईमानी है आदि जो है, उन बेईमानों, अंतर विरोध जो है, भ्रष्टाचार है, पाखंड है, उनका व्यंग लेखक ने शोषण की प्रति साहित्य की भूमिका के रूप में उन्होंने कार्य किया है। और व्यंग्यात्मक रूप से कार्य करते, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पाखंड के रूप से कार्य करते हुए वो अपने जीवन को उन्होंने आगे बढ़ाया है। इस प्रकार से इस पाठ के अंदर आपको यही सीखना होता है, यही जानना होता है कि मुंशी प्रेमचंद की भांति में अपने जीवन को आत्मबल के साथ में, विश्वास के साथ में आगे बढ़ाते हुए रहना है। अपने जीवन में सादगी के साथ कार्य करना है। मार्ग में आने वाली कितनी भी रुकावटें या कठोर से कठोर चीज क्यों नहीं आ जाए, लेकिन हम उस कठोर चीज को तोड़ने फोड़ने अर्थात हटाने की सोचें और अपना जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसकी ओर हम आगे बढ़ते हुए चले जाएं। हमारे जीवन के अंदर सादगी जब तक होती है तो हम निश्चित कह सकते हैं कि कोई भी चीज के लिए हम आगे बढ़ पाते हैं। हमारे अंदर अगर रूढ़िवादिता, परंपरा और अंधविश्वास, बुराइयां होती हैं, उनको अगर प्राप्त कर लेते हैं तो हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाते, हमारे जीवन को वहीं रोक लेते हैं। एक महान जीवन हम तभी बना सकते हैं, अच्छा जीवन हम तभी बना सकते हैं, हमारे अंदर किसी प्रकार की बुराइयां भी नहीं होनी चाहिए। अच्छाइयां हो, अगर हमारे अंदर बुराइयां, हम जीवन को आगे बढ़ाएं तो वो हमारा जीवन आगे बढ़ने के लिए संभव नहीं हो सकता, क्योंकि बुराइयां तो हमारे जीवन में भरी पड़ी हुई है, कहाँ से हम उस चीज को आगे बढ़ाएं। तो इस बात के लिए हमें पूर्ण रूप से सोचना होगा। मुंशी प्रेमचंद ने अपने पाठ के माध्यम से ये बातें हमको बताने की कोशिश की थी। फिर हमें आगे मुंशी प्रेमचंद के बारे में, प्रेमचंद के फटे जूते जो व्यंग को हमने पढ़ा, प्रेमचंद के व्यक्तित्व की जो विशेषताएं थी, इस विशेषताओं के बारे में हमें जानने कि प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं थी। एक प्रश्न हमारा ये भी सामने आता है, उसको हम जान लेते हैं। प्रेमचंद के जो प्रेमचंद का व्यक्तित्व था, उनका जीवन था, व्यक्तित्व की विशेषताएं, प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं, थोड़ा सा इसमें प्रकार डालते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जो जीवन था उसमें जीने के व्यक्तित्व थे, तो पहले तो वो संघर्षशील थे। जीवन में क्या था, पहला प्रश्न आता है, पहला बिंदु बनता है संघर्षशील। उनका जो पहला बिंदु क्या जानना हम चाहेंगे कि संघर्षशील उनका व्यक्तित्व था। प्रेमचंद आजीवन संघर्ष करते रहे, आजीवन उन्होंने संघर्ष किया है, बिना संघर्ष के कार्य को नहीं कर सकते। मार्ग में आने वाली जितनी भी मुसीबतें थी, जितनी भी बाधाएं थी, उनको ठोकर मार करके वो आगे बढ़ते हुए चले गए थे, और कभी भी इधर उधर के रास्ते नहीं उन्होंने ढूंढे। समझौता उन्होंने कभी भी किसी चीज से समझौता नहीं किया, बुराई से समझौता नहीं किया, उन्होंने अपने जीवन में अच्छाई से समझौता किया हुआ। तो उनका जीवन कैसा जीवन था, संघर्षशील
जीवन था। कैसा जीवन? संघर्षशील जीवन था। यानी कि जीवन में उन्होंने संघर्ष किया है। मार्ग में आने वाली जो कठिनाइयां हैं, मुसीबतें हैं, उन कठिनाइयों से वो हमेशा दूर रहे हैं। पहला बिंदु तो हमारा ये बनकर के सामना। और दूसरा व्यक्तित्व उनका जीवन का कैसा था? यानी कि अपराजित व्यक्तित्व थे वो। अपराजित व्यक्तित्व। जीवन में कभी भी पराजित नहीं होना, जीवन को सरलतम बनाने के लिए कार्य को करना, ऐसा उनके जीवन का पूर्ण रूप से व्यक्तित्व था। यानी कि कष्ट से कभी भी उन्होंने जीवन में हार नहीं मानी थी। कष्ट को सह लेते थे, लेकिन कष्ट सह करके मैंने कहा कि मेरे को इस कार्य करने में इतना कष्ट हो रहा है कि मैं अपने जीवन में हार मान लूं, जीवन में हार मान लूं, ना कभी भी नहीं सीखा था और कष्टों में आगे बढ़ते हुए चले गए थे। निराश परेशान जीने के साथ भी उनके जीवन के अंदर मुस्कान बनी रहती थी। उनकी आंखों में तीखा व्यंग और आत्मविश्वास था, और आत्मविश्वास था तभी तो उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया था। तो यही कहते हैं कि जीवन में कभी भी पराजित नहीं होते थे, जीवन में जीत की भावना को लेकर के, अच्छे कार्य को लेकर के वो आगे बढ़ते थे। उनका जो जीवन किस्सा है कि कष्ट में जीवन, कष्ट में और सादगी जीवन। इनका मुंशी प्रेमचंद जी का जो व्यक्तित्व था, कष्ट में जीवन था। उनका जीवन हमेशा कष्टों से भरा पड़ा हुआ था, लेकिन कभी भी कष्ट होने के बाद भी कभी भी जीवन में विचलित नहीं हुए। सादा जीवन, उच्च विचार की भावना उनके जीवन में होती थी। तो जीवन भर आर्थिक संकट उठाते रहे। आर्थिक संकट उठाने के बावजूद भी कभी भी वो घबराते नहीं थे। उन्होंने गरीबों को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया कि मेरे में गरीबी है तो कोई बात नहीं, कभी मैं अमीर भी होऊंगा। जीवन में गरीबी होते हुए भी कभी भी मन के अंदर दुख का भाव जागृत नहीं किया था। बिना दुखी के उन्होंने जीवन में कार्य किया। उनके पास पहनने को ठीक से जूते भी नहीं थे, कपड़े भी नहीं थे, फिर भी अपने को हीनता से पीड़ित उन्होंने नहीं माना, अपने आप को हीन नहीं समझा। बिना हीनता से उन्होंने अपने जीवन में कार्य किया था कि मुझे हीन नहीं रखना है, मुझे अच्छाई के कार्य के रूप में आगे बढ़ना है। तो कहा कि कष्ट में जीवन होते हुए भी सादगीपूर्ण उनका जीवन बना हुआ था। जीवन भर सादगीपूर्ण रूप से कार्य उन्होंने किया था। अगली बात आती है चौथी, मर्यादित जीवन। मर्यादित जीवन। उनका जीवन मर्यादाओं से पूर्ण था। अगर उनका जीवन मर्यादित नहीं होता, मर्यादाओं से पूर्ण नहीं होता, तो हम कह सकते हैं उनका जीवन विचलित था। प्रेमचंद ने जीवन भर मानवीय मर्यादाओं का पालन किया। जीवन भर मानव की जो मर्यादा है उनका पालन किया, और उन्होंने अपने नेम धर्म को कभी भी नहीं छोड़ा, अर्थात लेखकीय गरिमा को पूर्ण रूप से बनाए रखा। अपनी मर्यादा में रह करके लेखन के वो कार्य को करते थे। प्रेमचंद इस प्रकार से अच्छे लेखक थे, अच्छे साहित्यकार थे, श्रेष्ठ साहित्यकार। जीवन की जो विडंबना थी वो धना भाव के कारण धनवान को आर्थिक रूप से नहीं समझते थे, धन की कमी को नहीं समझते थे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे जीवन में धन की कमी है, तो तब भी उन्होंने अपने जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए उन्होंने कार्य किया है। और लुका छिपाव के महत्व को उन्होंने महत्व नहीं दिया है, आत्मगत रूप से उन्होंने कार्य करने सीखा। अपने मन के अंदर कभी भी बुराइयों का पर्दा नहीं आने दिया। व्यक्ति अपने दुखों को छिपा करके समाज में कभी सुखी होने का नाटक भी वो उन्होंने नहीं किया था कि अपने दुख को छिपा दिया हो। लेकिन नहीं, दुखी है तो कोई बात नहीं, समाज में मुझे अच्छा बनना है और समाज मुझे घृणा की दृष्टि से नहीं देखे, घृणा की योग्य दृष्टि से नहीं समझे, इस प्रकार मेरे मन के अंदर काम नहीं होना चाहिए। तो प्रेमचंद जो जीवन भर है वो सरल और सहज रूप से ही बने रहे। अपने जीवन को कैसा बनाया? सरल और सहज रूप से बनाया। अपने जीवन को कभी भी बनावटी जीवन नहीं बनाया, दूसरों को दिखाने का जीवन नहीं बनाया। और पोशाकें बदलने की बात भी उनके मन के अंदर भी कदापि लागू नहीं होती थी। इस प्रकार का भाव उनके मन के अंदर भी नहीं जागृत होता था। इस प्रकार मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन को बारे में हमें बताया है कि मेरा जीवन किस प्रकार के था। तो आज हमने मुंशी प्रेमचंद के जो व्यंग्यात्मक भाव है, उस व्यंग्यात्मक भाव को पूर्ण रूप से हमने जाना, समझा। कल एक इस बार नई विषय लेकर के कल पुनः हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।